नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो ग्राम समाज एवं विकास के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण और सवालों को सम्मिलित किया हुआ है जो कि राजस्व लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है और 1 एकड़ में जो है कितने बीघे होते हैं आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 एकड़ में आपके हो जाते हैं कितने बीघे, तो 1.6 बीघा होता है आपका 1 एकड़ में। तो आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 एकड़ में जो होता है आपका 1.6 बीघा होता है। तो आप इसे याद देखिएगा। आपकी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी और राजस्व लेखपाल की 2015 में, इसमें प्रश्न कौन सा पूछा गया था, इस प्रकार का प्रश्न नहीं था। प्रश्न इसको उलट दिया गया था। 1 एकड़ में आपसे कितने वर्ग गज पूछा गया था कि 1 एकड़ में जो होता है कितने वर्ग गज होता है। तो 1 एकड़ में आपका जो है कितने वर्ग गज हो जाएगा, तो आप याद कर लीजिएगा 4840 वर्ग गज होते हैं आपके 1 एकड़ में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, 4840 वर्ग गज होता है आपका 1 एकड़ में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं 1 एकड़ में हम बीघे की बात करें तो 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जिला अस्पताल के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जिस भी जिले की 10 लाख जहां से मतलब जो भी जिला है जहां पे 10 लाख की जनसंख्या है तो उस जिले में कम से कम 300 बेड वाला अस्पताल होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 300 बेड वाला जो है अस्पताल होना चाहिए। जिस भी जिले की जनसंख्या 10 लाख है वहां पे जो है 300 बेड वाला जो है अस्पताल होना चाहिए। आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 बेड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। तथा इसी कारण से जो उत्तर प्रदेश इसमें चीनी की जो मिलें हैं सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं। तो इसे भी आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसी कारण से जो है सबसे अधिक चीनी मिलें देखने को मिलती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए आपको बताना है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, पहले आप बिल्कुल ठीक से पहले प्रश्न पढ़ लीजिए आप। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो आकलन है अर्धवार्षिक आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों में न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है वह अर्धवार्षिक आवृत्ति पर किया जाना अनिवार्य है। तो आप इसे यानी कि 6 माह के उपरांत यानी कि 6 माह के अंदर जो है इसका आकलन करना जरूरी है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, यानी कि अर्धवार्षिक आधार पर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो एक व्यक्ति के लिए जो है पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो रखी गई है 21 वर्ष। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 बैठकें। यानी कि उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बार ग्राम सभा की बैठक होनी अनिवार्य है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 बार जो है बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति यानी कि
किसी भी राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, मान लीजिए कोई भी हाई कोर्ट आपका है, कोई भी हाई कोर्ट मान लीजिए, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर जो है भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही वर्तमान में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको इलाहाबाद में मिलेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक ग्राम में ग्राम वार्डों से चुने गए, एक ग्राम में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? आपको बताना है। तो एक ग्राम में ग्राम वार्डों से चुने हुए लगभग 7 से 17 सदस्य होते हैं जिनको हम पंच कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 से 17 सदस्य जो चुने जाते हैं ग्राम वार्ड में उनको हम पंच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। आपको बताना है किस आधार पर? तो भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक जो शुल्क होता है किस आधार पर लगाया जाता है? तो दिए गए आपके चारों जो ऑप्शन है गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो किस इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूं। भूमि के विक्रय के समय जो मुद्रांक शुल्क होता था जिसको हम स्टाम्प शुल्क के नाम से भी जानते हैं, यह जो होता है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आधार पर आरोपित किया जाता है। यानी कि जो आपका भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है, आप ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है इसी के आधार पर जो है भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक जो शुल्क होता है, जो स्टाम्प शुल्क होता है वह लगाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा किस आधार पर लगाया जाता है? तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आधार पर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जमाबंदी तैयार की जाती है, मतलब जमाबंदी तैयार की जाती है कितने प्रतियों में? आपको बताना है। तो आपकी जो जमाबंदी होती है यह 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 2 प्रतियों में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो जमाबंदी होती है यह 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? आपको बताना है। तो भूमि के उपयोग करने के एवज में किसानों से जो टैक्स वसूल किया जाता है उसको हम कहते हैं लगान, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लगान। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि की नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? आपको बताना है। तो भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि की नाप का जो कार्य है यह किया जाता है राजस्व विभाग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्व विभाग जो होता है इसी के द्वारा भूमि की पैमाइश की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और धरातल पर मापे गए क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? तो धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को हम कहते हैं सर्वेक्षण कला। यहाँ पे कला आपका हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सर्वेक्षण कला। तो आप ध्यान दीजिएगा, धरातल पर मापे गए क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की जो कला होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम सर्वेक्षण कला कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वेक्षण कला। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? आपको बताना है। तो एक कृषि खेत के मापन की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगी? जरीब, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने इसका एक वीडियो डिटेल बनाया हुआ जरीब के बारे में कि जरीब होता क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जरीब, यानी कि एक कृषि खेत के मापन की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है जरीब, यानी कि जरीब के द्वारा जो खेत का मापन किया जाता है वह बहुत ही सटीक तरीके से किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जरीब। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है?
तो पूसा बोल्ड जो है सरसों की एक किस्म है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरसों की एक किस्म है पूसा बोल्ड। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है यह क्या है? नाबार्ड आप क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका कार्य क्या होता है? ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो जो नाबार्ड होता है आपका यह प्रकार का बैंक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड जो है यह एक बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय आपको बताना है। तो देश का प्रथम जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय था वह था पंतनगर में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, पंतनगर में जो है देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था पंतनगर में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस विद्यालय का क्या नाम था? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। नहीं, स्टार्टिंग में जब यह विश्वविद्यालय बनाया गया था इसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा तथा यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो धान के लिए जो है सर्वाधिक उपजाऊ भूमि इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो आप ध्यान दीजिएगा, धान के लिए सबसे सर्वाधिक उपजाऊ भूमि आपकी क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डोमट, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, डोमट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और खरीफ फसलें इसमें से कौन कौन सी हैं आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से खरीफ फसल आपकी हो जाएगी ज्वार, बाजरा और मक्का, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ज्वार, बाजरा और मक्का जो है यह खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिस्ट अपलोड की हुई, आप इसे देख लीजिए, खरीफ की फसल कौन कौन सी है और यहाँ पे खरीफ की फसलें कौन कौन सी है और रबी की कौन कौन सी है। तो धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसल कौन कौन सी है? तो गेहूँ, जौ, जोरई, तोरिया, राई, सरसों, इसके अलावा पीली सरसों, रबी मक्का यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा आपका रबी राजमा, बरसीम हो गया, मशरूम की खेती, आलू की खेती, चना, मटर, मसूर, ये सभी आपके आते हैं रबी की फसल के अंतर्गत। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था आपका पुडुचेरी में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुडुचेरी में जो है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इसको मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल जो है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है आपको मिलेगा सोयाबीन में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। सोयाबीन में जो है दिए गए ऑप्शंस में से सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर की लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।